हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग 24 इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस सीरीज में देखेंगे सशस्त्र बल और उसके मौलिक अधिकार के बारे में। तो जो भी हमारे देश के सशस्त्र बल हैं, जितने भी, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो या नेवी हो, तो या कोई भी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सभी के ऊपर जो भी मौलिक अधिकार है उसका अप्लीकेशन किस तरह से होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो संविधान का अनुच्छेद 33 है, अनुच्छेद 33 इससे संबंधित है कि जितने भी सशस्त्र बल होंगे उनका क्या मौलिक अधिकार होगा, क्या सभी मौलिक अधिकार उनको मिलेंगे, और अगर नहीं मिलेंगे तो किस कंडीशन में नहीं मिलेंगे और किन को नहीं मिलेंगे। तो अब हम लोग यह देखते हैं कि जो भी मौलिक अधिकार है, अगर सशस्त्र बल के बारे में बात किया जाए तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड कोई भी चेंज सिर्फ संसद कर सकती है। संसद चाहे तो कोई मौलिक अधिकार सशस्त्र बल को दिला सकती है, संसद चाहे तो कुछ मौलिक अधिकार सशस्त्र बल को नहीं मिलेगा। अब सशस्त्र बल में सिर्फ कौन कौन आएंगे, तो पहला अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक बल मतलब जैसे हमारे यहाँ सीआरपीएफ है, हमारे यहाँ सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, इसी तरह से और भी फोर्सेस हैं। फिर जितने भी पुलिस हैं, सभी राज्यों में पुलिस है, खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, या और भी ऐसे कोई भी बल जो पुलिस से संबंधित हो या जिसका काम पुलिस के तरह का हो, इन सभी को जो भी मौलिक अधिकार मिलेंगे उसको संसद रेगुलेट कर सकती है। तो ये हो गया। अब संसद क्या कर सकती है, तो या तो प्रतिबंधित कर सकती है कि किसी को मौलिक अधिकार देना ही नहीं है, या कुछ मौलिक अधिकार को सीधे सीधे निरस्त किया जा सकता है कि नहीं मिलेगा। अब ऐसा क्यों किया जाता है, तो ऐसा करने का उद्देश्य यह है कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी फोर्सेस हैं उसका बेस क्या है, अनुशासन है। किसी भी फोर्स का जो आधार है, बेस है, वो अनुशासन है। तो जो सशस्त्र बल है या जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अनुशासन बनाए रखने के लिए और वो अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे से कर सके, सुनिश्चित हो सके कि वो अपना काम कर सके, इसके लिए जो है जितने भी सशस्त्र बल हैं उसमें मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया गया है या फिर कुछ केस में निरस्त भी किया गया है। अब यहाँ एक चीज़ यह देखना होगा कि अगर कभी भी संसद ऐसा कोई कानून बना के, अगर कभी भी संसद कोई कानून बना के मौलिक अधिकार को निरस्त करती है या प्रतिबंधित करती है, उस केस में इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता है। जैसा कि हम लोग पहले देखे थे कि जब भी किसी नागरिक के केस में, अगर आम नागरिक के केस में मौलिक अधिकार का हनन होता है, आम नागरिक के केस में अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो क्या ऑप्शन था हमारे पास, या तो सुप्रीम कोर्ट चले जाए या फिर हाई कोर्ट चले जाए। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। लेकिन इसी मौलिक अधिकार को जब हम बात करेंगे पुलिस बल के ऊपर या अर्धसैनिक बल के ऊपर, तो वहाँ इसके उल्लंघन के केस में भी चुनौती नहीं दिया जा सकता है। तो यह एक अंतर है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि अगर आम नागरिक है तो चुनौती दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी, लेकिन अगर सशस्त्र बल की बात आएगी तो कोई चुनौती नहीं दिया जा सकता है। अब इसको लागू करने के लिए या इसको प्रतिबंधित करने के लिए संसद अभी तक जो कानून बनाए हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि संसद ऐसा कर सकती है तो संसद कानून बनाई होगी, तो कौन कौन से कानून बनाए हैं, तो अभी तक जो अधिनियम बन के आए हैं उसमें जैसे सेना अधिनियम 1950 है, नौसेना अधिनियम 1950 है, वायुसेना अधिनियम 1950 है। तो ये तीनों ही अधिनियम, सेना, नौसेना और वायुसेना, इन तीनों के ऊपर जो भी मौलिक अधिकार है उसको रेगुलेट करती है, या तो उसको प्रतिबंधित करती है या उसको निरस्त करती है या कुछ कंडीशन के साथ लागू करती है। इसी तरह पुलिस बल से संबंधित जो है, तो पुलिस बल अधिकारों पर प्रतिबंध अधिनियम 1966 है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसी तरह जो बाकी फोर्सेस हैं अर्धसैनिक बल में, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, इन सभी के भी अपने अपने अधिनियम हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जब हम बात अनुच्छेद 33 का कर ही रहे हैं तो इसमें एक चीज़ और देखिए कि जो प्रतिबंध है या जो यह प्रतिबंध है, इसमें क्या क्या प्रतिबंधित किया गया है। तो हम कह रहे हैं कि सशस्त्र बल पे प्रतिबंधित किया गया है मौलिक अधिकार को, तो मेनली क्या प्रतिबंधित किया गया है, सबसे पहला तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया है, जो कि आर्टिकल 19 में है। अब हम लोग जानते हैं कि 19 के अंदर हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सशस्त्र बलों को ना तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, ना ही वो संघ बना सकते हैं। इसलिए आप नॉर्मली ऐसा नहीं सुने होंगे कि सेना में कोई संगठन चलता हो
कि कोई से जो सैन्य बल हैं उसमें कोई संगठन बना ले, अपनी डिमांड के लिए प्रोटेस्ट करे या कुछ करे, ये सब नहीं होता है वहाँ पे, क्योंकि उसका बेस ही है अनुशासन। और अगर एक बार अनुशासन ख़त्म हो गया तो सेना का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए आर्टिकल 19 को प्रतिबंधित किया गया है संसद के द्वारा। इसी तरह जो भी ट्रेड यूनियन है या राजनीतिक दल है, राजनीतिक संघ है, उसका सदस्य नहीं बन सकता है। कोई भी फोर्स मेंबर कभी भी किसी राजनीतिक दल का या राजनीतिक संघ का सदस्य नहीं बन सकता है, ना राजनीतिक संघ बना सकता है। इसी तरह वो किसी ट्रेड यूनियन का भी सदस्य नहीं हो सकता है। फिर प्रेस से संवाद करने का अधिकार जो है इसे भी छीन लिया गया है। अब हम कह रहे हैं एक तरफ कि प्रेस से संवाद करने का अधिकार छीना गया है, जबकि हम कई बार देखते हैं कि जो सेना के या नौसेना, वायुसेना या पुलिस के ऑफिसर्स जो हैं वो प्रेस से कांटेक्ट करते हैं, प्रेस में ब्रीफिंग देते हैं, प्रेस के साथ बात करते हैं। तो ये ऐसे लोग होते हैं जिसको उस काम के लिए ऑथराइज किया जाता है, जिसको उस काम के लिए ऑथराइज किया जाता है कि मतलब उसको सरकार के द्वारा नामित किया गया है कि वो प्रेस से बात करे और प्रेस में जो है अपने संगठन के बारे में, मतलब सेना के बारे में या सेना के ऑपरेशंस के बारे में, पुलिस के बारे में या पुलिस के जो काम होते हैं या पुलिस के जो भी रूटीन बैठकें होती है या रूटीन उसकी जो डिसीजंस होते हैं उसके बारे में प्रेस को बताने के लिए इस ऑफिसर को ऑथराइज किया जाता है, नामित किया जाता है, इसलिए यह प्रेस से बात करते हैं। जबकि जो पुलिस के जितने बाकी मेंबर होते हैं वो प्रेस के साथ, जो पुलिस के या फोर्स के बाकी मेंबर होते हैं वो प्रेस के साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं। इसी तरह जो सार्वजनिक बैठक है या जो प्रदर्शन होते हैं उसमें भाग लेने का अधिकार जो है इसको भी छीन लिया गया है। तो इन सभी जो भी अधिकार यहाँ पर थे जो आम नागरिक को तो अवेलेबल है, लेकिन फोर्स मेंबर को, पुलिस पर्सनल को अवेलेबल नहीं है, इसको प्रतिबंधित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आर्टिकल 34 जो है वो यह कहता है कि जब कभी मार्शल लॉ लगा हुआ हो, अगर देश में या राज्य में कहीं भी मार्शल लॉ लगा हुआ हो तो उस केस में मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि मार्शल लॉ होता क्या है। तो मार्शल लॉ का सीधा मतलब है सैन्य शासन, मतलब सेना का शासन। अब जब सेना का शासन हो गया तो कब लगेगा, जब किसी खास एरिया में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। अगर कानून व्यवस्था ख़त्म हो जाए या वहाँ पर जो शासन की है प्रॉब्लम आ जाए, कहीं पर गृह युद्ध हो गया, उस केस में अगर कहीं पर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, मतलब सैन्य शासन अगर लगा दिया जाता है, तो इस केस में मौलिक अधिकार किस तरह से लागू होंगे, मौलिक अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम इस चीज़ के बारे में आर्टिकल 34 के तहत पढ़ेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि कहीं भी संविधान में मार्शल लॉ को या सैन्य शासन को परिभाषित नहीं किया गया है। तो कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, वह समय समय पर अगर सरकार चाहे तो कहीं लागू कर सकती है, लेकिन अभी तक अपने देश में नहीं लागू हुआ है। अब यहाँ पर यह देखते हैं कि यहाँ क्लियर है कि सैन्य शासन है, सेना का शासन है, तो कौन चलाएगा। तो जितने भी सैन्य अधिकारी है वही इस जो नागरिक प्रशासन है, जो नॉर्मल केस में हम लोग देखते हैं कि नागरिक प्रशासन में सेना का कोई योगदान नहीं होता है। सेना बॉर्डर संभालती है और देश के अंदर जो शासन व्यवस्था है, जैसे हम लोग जानते हैं डीएम होते हैं, ज़िले में एसपी होते हैं, और उसके अंदर और भी बाकी सरकारी अधिकारी होते हैं, वो लोग शासन चलाते हैं। लेकिन अगर मार्शल लॉ लागू हो जाए तो उस केस में सेना के जो अधिकारी हैं वही नागरिक प्रशासन भी चलाते हैं। अब जब सेना के अधिकारी नागरिक प्रशासन चलाते हैं तो जो नॉर्मल नियम कानून है वह लागू नहीं होता है, सेना के अपने नियम कानून लागू होते हैं। ये नियम कानून किसके होंगे, सेना के अपने होंगे। तो जो सैन्य अधिकारी अपने नियम कानून बनाएंगे और उसके तहत ही शासन व्यवस्था संचालित की जाएगी। ऐसा इसलिए किया जाता है कि नॉर्मल कानून जो है और नॉर्मल जो नियम है उसके तहत तो कानून व्यवस्था बहाल ही नहीं हो सकती यहाँ पे। अगर उसके तहत कानून व्यवस्था बहाल हो जाती तो फिर सैन्य शासन की ज़रूरत ही नहीं थी। तो चूंकि कानून व्यवस्था बहाल नहीं की जा सकती है, इसलिए सैन्य अधिकारी अपने नियम कानून के तहत यहाँ का शासन चलाते हैं और अपनी तरह से चलाते हैं। यह नॉर्मली अगर कभी भी सैन्य शासन के क्लियर करना हो तो उसके कुछ खास ग्राउंड हो सकते हैं, जैसे युद्ध के केस में, किसी एरिया में युद्ध के केस में बहुत ज़्यादा कानून व्यवस्था खराब हो गई हो, स्थिति इतनी खराब है कि सामान्य प्रशासन चल नहीं पा रहा है, तो उस केस में सैन्य शासन लगाया जा सकता है। किसी विदेशी ने आक्रमण कर दिया, उस केस में हो सकता है। कहीं पर विद्रोह हो जाए, दंगा हो जाए, हिंसक प्रतिरोध हो जाए और यह सब इतना बढ़ जाए कि इसको कंट्रोल करना
आम प्रशासन के लिए, सामान्य प्रशासन के लिए अगर मुश्किल हो गया है तो सैन्य शासन लगाया जा सकता है, मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर हम पहले भी देख चुके हैं कि मार्शल लॉ या सैन्य शासन को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो जब परिभाषित ही नहीं किया गया है तो संविधान में इससे संबंधित कोई विशेष प्रावधान भी नहीं किया गया है घोषित करने के लिए। मतलब संविधान में कोई विशेष यह तरीका नहीं बताया गया है कि किस तरह से मार्शल लॉ घोषित किया जाएगा, लेकिन सरकार चाहे तो मार्शल लॉ घोषित कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम लोग ये देख रहे थे कि कुछ ऐसे भी कानून हैं जिसको, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिसको लागू करने के लिए कानून का होना जरूरी है। जैसे हम लोग जब आर्टिकल 17 की बात करते हैं तो आर्टिकल 17 में ये कहते हैं कि अस्पृश्यता का अंत होगा। अब अस्पृश्यता का अंत तो करना है, अनटचेबिलिटी का अंत करना है, लेकिन अनटचेबिलिटी का अंत करने के लिए हमें एक कानून चाहिए, तभी यह लागू हो पाएगा। क्योंकि अस्पृश्यता खत्म करने के लिए ज़रूरी है कि सज़ा का प्रावधान हो, जो भी इसको प्रैक्टिस करे उसके लिए कुछ सज़ा हो, तो इसके लिए कानून बनेगा। तो आर्टिकल 35 जो है, अनुच्छेद 35 इसी का बात करता है कि ऐसे मौलिक अधिकार जिसको लागू करने के लिए कानून बनाने की ज़रूरत है, उसके बारे में बात करता है। तो अब यह जो कानून है, यह कानून कौन बना सकता है? तो संसद बना सकती है, यह कानून संसद बना सकती है। तो अनुच्छेद 35 कहता है कि जिस भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कानून बनाने की ज़रूरत है, तो वह सभी कानून सिर्फ और सिर्फ संसद बना सकती है। अब हम देखते हैं कि इसके तहत अभी तक कुछ कानून बने हैं। जैसे अनुच्छेद 16 को लागू करने के लिए, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 16 क्या था कि निवास को जो है एक शर्त निर्धारित किया जा सकता है रोजगार के लिए। कुछ खास परिस्थिति में रोजगार प्राप्त करने के लिए किसी खास एरिया में वहाँ का निवासी होना जरूरी है, तो यह अनुच्छेद 16 कहता है। तो इसको लागू करने के लिए सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं। इसी तरह अनुच्छेद 32 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है, लेकिन साथ के साथ अनुच्छेद 32 यह भी कहता है कि सरकार जो है, मतलब संसद जो है, न्यायालय को, किसी भी न्यायालय को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। तो अनुच्छेद 32 तो ये कह रही है कि सरकार ऐसा कर सकती है, किसी दूसरे न्यायालय को निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। लेकिन अगर दे सकती है तो इस अधिकार को देने के लिए कोई ना कोई कानून बनाना पड़ेगा। तो ये कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। इसी तरह अनुच्छेद 33 में हमने देखा कि जो पुलिस बल है, सशस्त्र बल है, उस पर मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो जब प्रतिबंधित करना है तो इसके लिए क्या करना होगा? कानून बनाना पड़ेगा। और वो कानून बने भी, जैसे हमने अभी अभी देखा था कि सेना अधिनियम है, सेना अधिनियम 1950 है, वायुसेना अधिनियम 1950 है, नौसेना अधिनियम 1950 है। तो ये हो गया। अभी हमने ये बात किया था कि अनुच्छेद 17 को भी लागू करने के लिए कानून बनाए गए, तभी तो अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया और इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया। इसी तरह अनुच्छेद 23 को लागू करने के लिए भी, जिसमें कि मानव तस्करी और जबरन श्रम को जो है यह सजा घोषित कर दी गई, इसके लिए कि अगर कोई भी व्यक्ति मानव तस्करी में शामिल मिलता है या जबरन श्रम कराता है, जिसको बेगारी कहते हैं, तो इस केस में उसको सजा मिलेगी। तो इसके लिए भी संसद ने कानून बनाए हैं। तो ये हो गया आज का, और इसके साथ ही हमारा जो फंडामेंटल राइट्स था, मौलिक अधिकार आज समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।